हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट एग्जामिनेशन 2024 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का। यहाँ पर पेपर कोड आपका होता है A113। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर देखेंगे जो कि आपके 2024 में पूछे गए थे। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में जरूर पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके रिपीट होकर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर सोल्व करके एग्जाम में जरूर जाना है। आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियोस मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खंड ए में आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खंड ए देखेंगे, जिसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका एग्जाम में पूछा गया था, संदेश रासक किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है अथवा खंड काव्य है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। यह सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन करता है। इसे कवि चंद बरदाई ने लिखा था। चंद बरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रसिद्ध सूफी कवि का नाम लिखिए। तो आप सूफी कवि का नाम लिख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी कवि हैं। सूफी कवि ज्यादातर मुसलमान ही होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? इसका उत्तर आपको लिखना है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। घनानंद एक रीतिकालीन कवि है जिनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीजक किस कवि के दोहों का संग्रह है? तो बीजक कबीर दास के दोहों का संग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, रामचरितमानस किस भाषा यानी बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा यानी बोली में लिखी गई है। इसका आपको उत्तर लिख देना है कि यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति शाखा के 2 कवियों के नाम बताएं। तो सगुण भक्ति शाखा के 2 कवियों के नाम आप लिख सकते हैं, सूरदास और तुलसीदास प्रसिद्ध सगुण भक्ति शाखा के कवि है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, रीति से युक्त परंतु स्वतंत्र रचना करने वाले कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। रीति सिद्ध कविता रीतिकालीन कविता का एक रूप है। रीति सिद्ध कविता में चमत्कारिक काव्याभिव्यक्ति के जरिए कला और काव्य का उत्कृष्ट रूप दिखाया गया है। रीति सिद्ध कवियों के कुछ नाम आप लिख सकते हैं, जैसे बिहारी, बेनी वाजपेयी, कृष्ण कवि, रसनिधि, सेनापति, वृंद और विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि का नाम बताएं। तो रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि का आप नाम लिख सकते हैं भूषण। भूषण एक रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरहपा किस भाषा के कवि थे? इसका उत्तर हो जाएगा, सरहपा हिंदी, मैथिली, उड़िया और बंगाली भाषा के पहले कवि माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड ब आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, निम्नलिखित पदांशों में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इनकी व्याख्या आपको संदर्भ सहित लिखनी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर के दिया गया है, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होइगा, नहीं तर भला न होई। और यहाँ पर दूसरा दोहा दिया गया है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। तो सबसे पहले आपको इनका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है वे कबीर दास द्वारा लिखी गई है और यह उनकी साखी से ली गई है। तो यहाँ पर कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तर भला न होई। तो इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि ये एक महान तथ्य है जिसे सब सुने कि राम नाम का स्मरण करने से ही आत्मा का भला होगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा दोहा कबीरदास जी का दिया गया है, भक्ति भजन हरे नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। तो इन पंक्तियों में
कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान का भजन ही संसार से उतरने की नाव है, अन्यथा पूरा संसार असीम दुखों से भरा है। इसीलिए सभी को मन, वचन और कर्म से राम नाम का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ख में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। तो आप यहाँ पर पंक्तियां पढ़ सकते हैं। आइए हम इसका भी उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इन पंक्तियों का संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास द्वारा रचित श्रृंगार के कृष्ण ब्रिज प्रेम पर आधारित है। प्रसंग में आपको यहाँ पर लिखना है, प्रिय कृष्ण के प्रति अपने अतिशय अनन्य और आश्चर्यजन्य प्रेम भाव को प्रकट करते और उसको छोड़ने में अपनी समर्थता प्रकट करते हुए कोई ब्रज बाला उद्धव से कहती है। तो यहाँ पर आपको व्याख्या लिखनी है, हे भ्रमर यानी रूपी उद्धव, कृष्ण के प्रति हमारी बाल्यावस्था में उत्पन्न हुआ यह प्रेम भला किस प्रकार छूट सकता है। यदि इसको हमें छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि यह आज का नहीं बाल्यकाल का प्रथम और एकमात्र प्रेम है। ब्रज के स्वामी कृष्ण के चरित्र को अब कहाँ तक कहूं, वह तो अब तक भी हृदय वृत्ति को लूट रहा है, अर्थात इसकी स्मृति तब भी हमारे हृदय की सुध बुध को हर लेती है। यही कारण है कि कृष्ण की चंचल चाल, मनोहर दृष्टि, चिंतवन, मुस्कान, धीमे स्वरों में गाना, रास वाला नटवर वेश तथा गृह में अथवा वन से आते हुए ये नाना विनोद, नंद के पुत्र कृष्ण के ये सभी कार्य आज भी स्मृति में आकर मन को पुरानी उसी स्थिति में ले जाते हैं और इसी से हमको स्मृतियों में डूबकर अपनी सुध बुध तक नहीं रहती है। मैं कृष्ण के कमल जैसे चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे कृष्ण द्वारा भेजा गया अथवा तुम्हारे द्वारा कहा गया योग का यह संदेश मुझको विष की भांति यानी मारक, त्याज्य और है लगता है। मुझको तो सोते जागते सभी स्थितियों में क्षण भर को भी कृष्ण की मोहक मूर्ति विस्मृत नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर गे में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। यहाँ पर आप पंक्तियां पढ़ सकते हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग, ये पंक्तियां आप देख सकते हैं। तो आइए हम इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इन पंक्तियों का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत छंद महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी शीर्षक काव्य से उद्धृत है, जिसके 52 छंदों में छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत छंद में कवि भूषण ने शिवाजी की चतुरंगिनी सेना के युद्ध हेतु प्रस्थान का वर्णन किया है। व्याख्या आपको लिखनी है। भूषण कहते हैं कि सर्जा की उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ को सजाकर तथा अपने अंग अंग में उत्साह भरकर युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण कहते हैं कि उस समय नगाड़ों का बहुत तेज स्वर हो रहा था, हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद नदी नालों की तरह बह रहा था, अर्थात शिवाजी की सेना में श्रेष्ठ हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी। युद्ध के लिए अत्यधिक उत्तेजित होने के कारण उन मंदमस्त हाथियों की कनपटी से बड़ी तेजी से मदस्राव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नदी नाले बह रहे हो। शिवाजी की विशाल सेना चारों ओर फैल गई थी, जिसमें सारे संसार में खलबली मच गई थी। हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ रहे थे और विशाल सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही थी कि सूर्य भी तारे के समान लगने लगा था तथा सेना के भार से समुद्र ऐसे कांप रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। इसके बाद यहाँ पर खंड से आ जाता है। खंड से में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पदांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको दो की ही व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर के हम देख लेते हैं। के में दिया गया है, एक भरोसो, एक बल, ए आस विश्वास। तो आप यहाँ पर पंक्तियां पढ़ सकते हैं। आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल यानी सावरे राम। विश्वास होता है विश्वास, और भरोसा होता है विश्वास। तो यहाँ पर संदर्भ में आपको सबसे पहले लिखना है, प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से उद्धृत है, यानी दोहावली से लिया गया है। प्रसंग में लिख रहा है, यहाँ कवि ने ईश्वर पर अपने प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा को दर्शाया है। व्याख्या में आपको लिखना है, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मुझे अपने ऊपर आई विपत्ति में सहायता का भरोसा किसी पर है तो वह इस संसार में केवल श्री राम पर है। चातक रूपी तुलसीदास के लिए तो एक ही घनश्याम अर्थात भगवान श्री राम है। उसे उन्हीं पर भरोसा है, उन्हीं का बल है, उन्हीं की आशा है और उन्हीं पर दृढ़ विश्वास है। इसके बाद खे में आपको कुछ पंक्तियां पर दी गई, जो बढ़ती विभावरी त्यों त्यों बढ़त आनंद।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो दोहे दिए गए हैं, तो यहाँ पर दोनों दोहों का हम यहाँ पर अलग अलग से व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां, यहाँ पर ये दोहे दिए गए हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियां यहाँ पर बिहारी सत्सई से ली गई हैं, जिसके रचयिता हैं बिहारी। यह बिहारी के बिहारी सत्सई नामक शीर्षक से ली गई है। तो सबसे पहले हम इस पंक्ति की व्याख्या देखेंगे। जो जो बढ़ती विभावरी त्यों तो बढ़त अनंत, और ओक ओक सब लोक सुख कोक शोक हेमंत। तो यहाँ पर आप इनका कुछ शब्दार्थ देख सकते हैं, कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर व्याख्या दी गई है। जो जो रात बढ़ती जाती है, रात बड़ी होती जाती है, त्यों तो हेमंत ऋतु में घर घर में सब लोगों का सुख और चकवा चकै का दुख बेहद बढ़ता जाता है। जोग जगुती लिखिए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता कानूनु सेवत नैन। तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर इस दोहे में नायक ने नायिका को देखा है, नायिका अब युवती हो चुकी है, अब उसके शरीर और व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है, और उसमें भी सबसे ज्यादा आकर्षण उसके नेत्रों में हुआ है। उसके इन नेत्रों के जाल में नायक बन गया है। इस परिवर्तन की ओर नायिका की सखी उसका ध्यान आकर्षित करती है। वह कहती है कि हे सखी, जब से तुम युवती हुई हो, तब से तुम्हारे नेत्र विस्तृत हो गए हैं, और इन विस्तृत नेत्रों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो महामुनि कामदेव ने प्रेम भोग साधना का सारा कौशल तुम्हारे नेत्रों को ही सिखा दिया है। अब तेरे नेत्र प्रियतम से मिलने की चाहत में कानों तक लंबे हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। झलके अति सुंदर आनंद गोर छके दीर्घ राजत काननी छुबे। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आइए हम इनका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर संदर्भ में लिखना है। प्रस्तुत छंद घनानंद द्वारा प्रणीत उपालंब और विरह शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में आपको लिखना है। प्रस्तुत छंद में कवि घनानंद अपनी प्रिया सुजान के मुखमंडल के अनुपम लावण्य का सुंदर वर्णन करते हैं। नायिका के मुख का प्रत्येक अंग दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है, उनकी प्रेयसी सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा है। इसके बाद व्याख्या में आपको लिखना है। घनानंद कहते हैं कि नायिका का अत्यधिक सुंदर और गोरा मुख चमक रहा है, उसके नेत्र तृप्त है, कानों का स्पर्श करते हुए विशाल लोचन प्रेम के मद से परिपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि प्रेयसी के मद भरे नयन विशाल होने के कारण कानों को छूते हैं। जब प्रिया हंसकर बात करती है तो मुख से फूलों की वर्षा होने लगती है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके मुख से फूल झरकर उसके वक्ष स्थल पर गिर रहे हों। कवि कहते हैं कि बालों की एक चंचल लट कपोलों पर अठखेलियां कर रही है, अर्थात बालों की लट जब झुककर कपोलों का स्पर्श करती है तो अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि मानो वहां क्रीड़ा कर रही है। नायिका कंठ में मोतियों अथवा कमलों की दुहरी माला पहने हुए है। ये माला उसकी शोभा को और भी बढ़ा रही है। उसके एक एक अंग से मानो सौंदर्य टपक कर पृथ्वी पर गिरने वाला है। इस अमृत सदृश सौंदर्य का पान कर सहृदय प्रेमी की वर्षों की तृषा शांत हो सकेगी। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए, और इसके लिए आपको 7 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको एक का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कबीरदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। दूसरा है सूरदास के काव्य का कला पक्ष एवं भाव पक्ष उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से ही तैयार करने हैं। इसके बाद खंड ये आ जाता है। यहाँ पर आपके दो प्रश्न पूछे गए, इनमें से भी आपको एक का उत्तर देना है। बिहारी के काव्य की विशेषताएं उदाहरण देकर समझाएं, और घनानंद की कविताओं में विरह का वर्णन है, उदाहरण देकर समझाएं। इसके लिए भी आपको 7 अंक दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2024 में आपके किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके आधार पर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से रिपीट होकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको सभी क्वेश्चंस का भलीभांति रिवीजन करके एग्जाम में जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।